हेलो गाइस, आज हमारा थॉट मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थॉट मॉड्यूल में जो आज हम पहला टॉपिक करेंगे वो है हमारा क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ठीक है, देखो ये जो सीरीज़ है हम इस तरह से करेंगे कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे पहले ही। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी वो हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी पोस्टेड होंगे। आपको करना क्या है, ये जैसे टॉपिक क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का है तो आपको सीधे सीधे सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की। यूट्यूब वीडियो में जस्ट नीचे होगा, और टेलीग्राम ग्रुप में आप सर्च करना क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, उसकी एक पीडीएफ मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको ये वीडियो मेरे पीडीएफ को सामने रख के देखना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यकीन मानिए कि केवल 3 या 4 पन्ने होंगे, इससे ज़्यादा पन्ने नहीं होंगे, क्योंकि मैं उतना ही लिखूंगा और उतना ही समझाऊंगा जितना एग्ज़ाम में ज़रूरी है। उसके बाद का अगर आपको कुछ जोड़ना है तो आप किताबों से करिए और जोड़िए। ठीक है, बस मेरा ये मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, इसके बारे में बेयर मिनिमम जान लें। ठीक है, और उन चीज़ों का इस्तेमाल करके मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करना है ये जान लें बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मॉड्यूल है थॉट का। ठीक है, देखो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म जो है एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट की सबसे पहली थ्योरी है। ठीक है, इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने के लिए 3 आदमी लगे हुए थे। ठीक है, उस 3 आदमियों में सबसे पहला नाम था ईबी टाइलर का, ईबी टाइलर। दूसरा नाम था एलएच मॉर्गन का। तीसरा नाम था जेजी फ्रेजर का। ठीक है, क्या नाम होगा? टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर। ये 3 बंदे थे, ये 3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मिलके एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहली थ्योरी को प्रोपाउंड किया, जिसका नाम था क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। ठीक है, ये वो थ्योरी थी पहली जो बंद कमरे में बनाई गई। याद रखना, एक बंद कमरे में ये थ्योरी बनाई गई। इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किसी प्रकार का कोई फील्ड वर्क नहीं किया। ठीक है, वो बस मोटी मोटी किताबों से चीज़ें, जो भी उनके पास फैक्ट्स थे, जो चीज़ें थी, वहाँ से वो चीज़ें निकालते थे और फिर उसको यूज़ करके अपना कोई थ्योरी बनाते थे। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, इस थ्योरी को समझाने से पहले मैं तीनों साइंटिस्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि जिनके कितना आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे ईबी टाइलर जो थे एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, लंदन एरिया से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, और इनकी एक मेन किताब थी जिसका नाम था प्रिमिटिव कल्चर 1871 में लिखी थी इन्होंने। याद रखना, ईबी टाइलर की प्रिमिटिव कल्चर किताब थी 1871 में लिखी थी, और वहीं से इन्होंने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का उदय दिया था। ठीक है, याद रखना। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो स्कूल है कहां से ओरिजिनेट करता है? ईबी टाइलर की किताब से। उस किताब का नाम है प्रिमिटिव कल्चर 1871। ठीक है, अगर ईबी टाइलर के बारे में लिखने के लिए आया और आपने प्रिमिटिव कल्चर 1871 नहीं डाला तो आपको वो नंबर क्यों देगा, सोचिए। ठीक है, और एक और किताब लिखी है इन्होंने 1871 के 10 साल बाद तुरंत 1881 में, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उस किताब का नाम ही एंथ्रोपोलॉजी था। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिमिटिव कल्चर डालना जरूरी है। ठीक है, ईबी टाइलर ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लंदन एरिया से बिलोंग करते थे, 1832 में बॉर्न हुए थे, 1832 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो मतलब ये इनका जो काम है वो 19th सेंचुरी में ज्यादा रहा है। ठीक है, इतना जान लीजिए बस। दूसरा जो साइंटिस्ट है उसका नाम है एलएच मॉर्गन भाई, जो थे ये पॉलिटिशियन थे, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और ये पॉलिटिशियन थे, ये अमेरिकन पार्लियामेंट में थे। ठीक है, और इन पर मार्क्स का काफी इन्फ्लुएंस था। ये मार्क्स की राइटिंग्स को पढ़ते थे। ठीक है, और इनका ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में था? सोशल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, मटेरियल कल्चर के बारे में स्टडी करना, किस तरह से सोसाइटी के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस होता है, इसको स्टडी करना। ठीक है, ये सब चीजें थी, और इन सब चीजों ने उनको पॉलिटिकल आउटलुक दिया था। बात समझ में आ रही है? तो ये किताबें ज्यादा पढ़ते थे, कोई मेजर वर्क नहीं है इनका। बस याद रखना, एक नेता थे, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन रीजन्स में बिलोंग करते थे, 1818 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो टाइलर भाई साहब से बड़े थे, मॉर्गन थोड़े बड़े हैं। ठीक है, फिर टेलर है। ठीक है, और तीसरा नाम है फ्रेजर का। ठीक है, फ्रेजर सबसे छोटा था इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों तिगुड़ियों में सबसे छोटा बंदा था फ्रेजर 1854 में पैदा हुआ था। ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसने एक ऐसी किताब लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, खास तौर पे रिलीजन में। ठीक है, फ्रेजर का काम रिलीजन में जाना जाता है।
ठीक है। उस किताब का नाम है गोल्डन बो, द गोल्डन बो, BOUGH, ठीक है। और ये लिखी थी उसने 1890 में। सोचो 1854 में पैदा हुआ बंदा 1890 में इतनी बड़ी किताब लिखता है गोल्डन बो नाम से, जो आगे जाके पूरी 20th सेंचुरी में उसके बारे में रिसर्च चलती है, काफी काम होता है उस किताब के बारे में, ठीक है। मेजर तौर पे उसने क्या बताया था, उसने रिलीजन का एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड दिया था। उसने ये दिखाया था कि सोसाइटी में इवोल्यूशन ओरिजिनेट कैसे होता है, ठीक है। उसने ये दिखाया कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, ठीक है, सबसे पहले जो सोसाइटी हुआ करती थी वहां पे मैजिक ज्यादा प्रिविलेंट था। धीरे धीरे मैजिक जो है किस तरह से रिलीजन में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो रिलीजन किस तरह से साइंस में कन्वर्ट हुआ। तो मैजिक से रिलीजन, रिलीजन से साइंस किस तरीके से बनाए, ठीक है। अब ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, ये वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था डिटेल में कि मिथ्स और रिचुअल्स के बीच में, रिलीजन के अंदर मिथ्स और रिचुअल में डिफरेंस है क्या, और ये सब इन्होंने अपनी किताब में डॉक्यूमेंट किया है, द गोल्डन बो। तो याद रखना, फ्रेजर जो सबसे छोटे थे 1854 में पैदा हुए थे, और उन्होंने काम किया रिलीजन में, और उनकी किताब का नाम है गोल्डन बो 1890। वहां से आप डालोगे MRS, मैजिक, रिलीजन, साइंस, ठीक है, इतना डालना जरूरी है। तो J.G. फ्रेजर का नाम आया तो आप गोल्डन बो किताब डालेंगे। टाइलर का नाम आया तो आप क्या डालेंगे, प्रिमिटिव वर्क 1871। एलेक्स मॉर्गन का नाम है तो पॉलिटिकल आउटलुक डाल देंगे, ठीक है। और बस इतना ही, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इन तीनों तिगड़ों में सबसे बड़े हैं मॉर्गन साहब, उसके बाद है हमारे टाइलर साहब, तीसरे नंबर पे हमारे पास फ्रेजर में। और मैं बात करूं मोटा मोटा कि इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बंदा होगा काम करते हुए, तो किसको दिखाया जाएगा, आपको कॉमन सेंस से यूज करिए। तो ये लोग जो भी काम करेंगे उस बंदे के पीछे काम करेंगे इस थ्योरी में, तो एक तरह से सीनियर का वो रोल अदा करेगा। नॉलेज वाइज तो टाइलर काफी अच्छे थे, लेकिन मॉर्गन का नाम इस्तेमाल होता है इस थ्योरी में। मॉर्गन को सेंट्रल रखा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़े भी थे, ठीक है, और ये एक पावरफुल बंदे भी थे। क्लियर हुआ? तो ये तीन बंदों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इनके द्वारा दी हुई क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म थ्योरी के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए, जो भी आपको नया पॉइंट लिखे मिले मतलब आप ऐड करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के प्रोपाउंडर्स हैं हमारे टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, ठीक है। अब ये थ्योरी इन्होंने बनाई कैसे, तीनों अपने अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। एक भाई साहब ब्रिटेन में बैठे हैं, एक स्कॉटलैंड में बैठे हैं, और एक हमारे अमेरिका में हैं, ठीक है, और किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे थे एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। काम करते करते उस समय क्या चल रहा था, उस समय कुछ साइंटिफिक रिसर्च चल रही थी चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इवोल्यूशनिज्म का ट्रेंड को ट्रेस कर रहे थे। किताबें आई थी काफी सारी, द डिसेंट ऑफ मैन वगैरह, ठीक है। अब उसके जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान का उदय कैसा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को, पूरे इस एंगल को एंथ्रोपोलॉजी में किस तरीके से लाया जाए, ये काम इन तीनों बंदों ने किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहला टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सल रूल फॉर द सोसाइटी, कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सल रूल देना। दूसरा, एक साइंटिफिक लॉजिक एस्टेब्लिश करना कि किस तरह से सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं। जैसे वर्ल्ड में काफी सारी सोसाइटीज हैं, ठीक है। अब हर एक सोसाइटी का लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं है, कोई सोसाइटी ज्यादा डेवलप है, कोई कम डेवलप है, कोई उससे कम डेवलप है, ठीक है। तो ये दिखाना चाहते थे कि जो सोसाइटीज हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, और उन्होंने ये बोला कि सोसाइटी जो है एक पर्टिकुलर सैचुरेटेड स्टेज में आके सब बराबर लेवल पर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। और आज जो है सोसाइटी जो है, कई सोसाइटीज आगे हैं, कई सोसाइटीज पीछे हैं, कोई सोसाइटीज बहुत पीछे हैं, लेकिन वो सब एक ही पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस सैचुरेशन पे पहुंचेंगी। और जो उन्होंने सैचुरेटेड लेवल बनाया, वो लेवल उन्होंने क्या बनाया, अपना लेवल, जो वेस्ट का लेवल था, समझ रहे हो। वो सोचते थे कि हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग जो वेस्टर्नाइज लोग हैं सबसे ज्यादा मॉडर्न हैं और सबसे ज्यादा सैचुरेटेड सिविलाइज्ड पीपल हैं। मतलब अपने आप को केंद्र बिंदु में रखते हुए उन्होंने बाकी सबको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मतलब उनके हिसाब से सबसे सिविलाइज्ड हम, और हमारे नीचे सब अनसिविलाइज्ड, ठीक है। तो ये मेन चीज है, ठीक है। अब खुद सोचो, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे, वो ये बोलते थे, वो ये लॉजिक देते थे कि आप अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हम आपको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, ठीक है। और इस लॉजिक को वो यूज करते थे, और इस लॉजिक को यूज करके वो हम पे रूल करते थे, ठीक है। वो लॉजिक देखो यहां से ट्रेस हो रहा है। क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म वो रीजन देता था कि जो ब्रिटेन जैसे देश दूसरे देशों को अपना कॉलोनी बना सकें, ठीक है। वो ये बोलते थे यार तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो, वेस्ट की जिंदगी सुप्रीम जिंदगी है, ठीक है। एक आदर्श सोसाइटी इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। आप बहुत बेकार सोसाइटीज में जी रहे हैं।
तो वो कहते थे कि हम आपको इस झंझट से निकाल के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अब ये कैसे था मैं समझाऊंगा आगे। इतना क्लियर हुआ? तो अब आपको क्या डालना है, यूनिवर्सल लॉ बताना है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का। ठीक है, आप डालेंगे हेडिंग, मैंने बीच में गोला कर रखा है इसको। इसमें आपको ये डालना जरूरी है कि इन्होंने ये बोला था कि ऑल सोसाइटीज पासेस थ्रू फिक्स्ड स्टेजेस इन सीक्वेंस। हर एक सोसाइटी जो है एक फिक्स्ड सीक्वेंस से गुजरती है। ठीक है, फिक्स्ड स्टेज से गुजरती है। ठीक है, अपने डेवलपमेंट में। तो ऑल सोसाइटी पासेस थ्रू फिक्स्ड स्टेजेस इन सीक्वेंस, ये लाइन आपको डालना बहुत जरूरी है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि केंद्र बिंदु में कौन है इस थ्योरी में, मॉर्गन सबसे बड़े थे, 1818 में पैदा हुए थे। मॉर्गन वॉज द वन हु एक्सप्लेन्ड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजेस। अभी लोग काम कर रहे हैं, नाम है मॉर्गन का, काम सबका है। तो इन्होंने क्या बताया, मॉर्गन भाई साहब ने बताया कि सोसाइटी 3 स्टेजेस में डेवलप करती है। सबसे पहला स्टेज होता है सेवेजरी का, उसके बाद बार्बरिज्म का, उसके बाद सोसाइटी सिविलाइज्ड होती है, सिविलाइजेशन बनती है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि सेवेजरी भी 3 तरह से है, लोअर सेवेजरी, मिडिल सेवेजरी, अपर सेवेजरी। बार्बरिज्म भी 3 स्टेजेस में है, लोअर बार्बरिज्म, मिडिल बार्बरिज्म और अपर बार्बरिज्म। ठीक है, फिर सिविलाइजेशन। तो टोटल मिला के 7 कॉलम में डिवाइड कर दिया। कितने? 7 कॉलम में। सबसे पहला अपर सेवेजरी, फिर मिडिल सेवेजरी, देन लोअर सेवेजरी, उसके बाद लोअर बार्बरिज्म, देन मिडिल बार्बरिज्म, देन अपर बार्बरिज्म और लास्ट वन इज सिविलाइजेशन। तो ये 7 चीजें हम पढ़ेंगे एक एक करके, और ये सब मॉर्गन बता रहा है हमें। ठीक है, जैसा कि ये क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट बोलते हैं। अब सेवेजरी में लोअर, मिडिल, अपर। देखो लोअर में सबसे पहले लोअर सेवेजरी सबसे मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, अब ये माना जाता है कि सोसाइटी यहां से उदय करेगी। ठीक है, ठीक है, अब जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है यही तो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, लोअर सेवेजरी, मिडिल सेवेजरी, अपर सेवेजरी, इस तरह से डेवलपमेंट होगा। उसके बाद लोअर बार्बरिज्म, मिडिल बार्बरिज्म, अपर बार्बरिज्म, लास्ट में सिविलाइजेशन। तो इंसान का जो उदय है, उसकी सोसाइटी का उदय जो होगा वो लोअर सेवेजरी से होगा। तो इनका ये कहना था कि जो भी आज सिविलाइज्ड सोसाइटीज हुई हैं वो ये टोटल 6 और 7वीं जिसमें आज हैं वो उन्होंने फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में कूद के आ गया है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कोई बार्बरिज्म में डायरेक्ट आया है, ऐसा नहीं है कोई डायरेक्ट सिविलाइजेशन बना लिया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब चीजें वो बता रहे थे। अब मैं बताऊंगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि किसी भी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर स्टेज में होना। अगर मैं बोलूं कि कोई भी आदमी एक इस पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेड को फॉलो कर रहा है तो मैं वो देख के बता सकूं कि वो कौन से स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। ये इन्होंने बताने की कोशिश करी थी, यही है लॉजिकल सीक्वेंस देना। ठीक है, किसी चीज को लॉजिक देने की कोशिश करना। ठीक है, अब लोअर सेवेजरी में उन्होंने बोला कि अगर आदमी या औरत सर्वाइव कर रहे हैं रूट्स पे, फ्रूट्स पे, ट्यूबर्स पे, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, फल फ्रूट खा के, वेजिटेबल खा के, वो जो भी जंगल में मिल रहा है वो खा खू के रह रहे हैं, तो ये है लोअर सेवेजरी। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला मिडिल सेवेजरी में अगर आदमी या औरत वो फिशिंग कर रहे हैं या फायर पर कुक कर रहे हैं फिश को, तो वो है मिडिल सेवेजरी। और अपर सेवेजरी में बोला कि अगर वो बो एंड और एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, धनुष बाण का इस्तेमाल कर रहे हैं हंटिंग करने के लिए, तो वो है अपर सेवेजरी। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट बना दिए किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को पहचानने के लिए। अब याद करिए, रूट, फ्रूट, ट्यूबर, उसके बाद कुक्ड फिश, फायर, फिश प्लस फायर, और तीसरे नंबर पे बो एंड एरो। तो ये 3 पर्टिकुलर स्टेजेस हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में खूब ज्यादा बो एंड एरो का इस्तेमाल हो रहा है तो हम बोलेंगे यार वो अपर सेवेजरी में। किसी सोसाइटी में खाना पकाया जा रहा है, फिश मांस पकाया जा रहा है, फिश पकाई जा रही है, ठीक है, या फिर फायर का यूज हो रहा है, तो है मिडिल सेवेजरी। मैं कहूंगा कि यार किसी सोसाइटी में लोग बस जंगल में जाके फ्रूट तोड़ते और खा लेते हैं, तो वो क्या है, लोअर सेवेजरी। कितना क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने ये बोला कि अब सोसाइटी ये 3 स्टेजेस को फॉलो करने के बाद बार्बरिज्म में एंटर करती है। बार्बरिज्म में भी 3 है, लोअर, मिडिल, अपर। लोअर में उन्होंने बोला कि आप सोसाइटी में पॉटरी को देखना इस्तेमाल करते हैं कि पॉटरी यूज हो रही है, मतलब लोग घड़े बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो वो है लोअर बार्बरिज्म। मिडिल बार्बरिज्म में उन्होंने बोला कि वहां पे सोसाइटीज जो है डोमेस्टिकेट कर रही है जानवरों को, ठीक है, और पेड़ पौधे उगा रही है, कल्टीवेशन कर रही है। और अपर बार्बरिज्म में उन्होंने बोला कि आयरन टूल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आयरन स्मेल्टिंग हो रही है, आयरन के टूल्स बन रहे हैं, तो ये है अपर बार्बरिज्म। ठीक है, तो बस एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को पहचानिए, आप स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो अगर पॉटरी बन रही है, समझ में आया, लोअर। उसके बाद डोमेस्टिकेशन है या फिर कल्टीवेशन है, तो मिडिल। और तीसरा आयरन स्मेल्टिंग और आयरन टूल्स का बनाना, ठीक है, अपर बार्बरिज्म। अब मैं बस आपको कंपोनेंट दूंगा, आप बताना है कौन सा है, खुद सोचिए। कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेशन, मिडिल बार्बरिज्म, ठीक है। रूट एंड ट्यूबर,
बताओ, अपर सेवेजरी, ठीक है। बो एंड एरो, अपर सेवेजरी नहीं, लोअर सेवेजरी है वो। बो एंड एरो, अपर सेवेजरी। फिशिंग एंड फायर, मिडिल सेवेजरी। डोमेस्टिकेशन एंड कल्टिवेशन, मिडिल बार्बरिज्म। पॉटरी, अपर बार्बरिज्म। आयरन टूल्स, अपर, वो लोअर था, अपर बार्बरिज्म, ठीक है। पॉटरी वॉज लोअर बार्बरिज्म, तो याद कर लेना सर, ठीक है। लोअर मिडिल अपर में दिक्कत होती है। तो ये 6 कंपोनेंट्स और 6 आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तैयार हो गए हैं, ये सब इन्होंने बताया, ठीक है, मॉर्गन भाई साहब ने। अब आगे बढ़ते हैं, फिर सिविलाइजेशन किसे कहेंगे, जो 7वें नंबर पे है। सिविलाइजेशन बोलते हैं कि मोस्ट डेवलप स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। ये बताया जाता है कि कल्चर पूरी तरह से डेवलप कर चुका है, कल्चर पूरी तरह से सेचुरेट कर चुका है, जो अच्छा है सोसाइटी ने उसे अडेप्ट कर लिया है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है और जो सोसाइटी में सोशली एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये है सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन के बनने की कहानी स्टार्ट होती है इन्वेंशन ऑफ फोनेटिक अल्फाबेट एंड राइटिंग, अल्फाबेट और राइटिंग से। इतना क्लियर हुआ? आप अगर किसी भी सोसाइटी में अल्फाबेट से रीडिंग है, राइटिंग है, समझने की, सुनने की क्षमता वगैरह, ये सब चीजें हैं, तो सिविलाइजेशन बननी स्टार्ट हो गई है। और कल्चर के टूल्स होते ही हैं जो सिविलाइजेशन को बनाते हैं, ठीक है। ये सब मैं आगे बताऊंगा, बस इतना रखना कि सिविलाइजेशन क्या है, मोस्ट डेवलप स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, और इट बिगिंस विद इन्वेंशन ऑफ फोनेटिक अल्फाबेट एंड राइटिंग, ठीक है। अब ये कंप्लीट किया मॉर्गन के नाम पे सिविलाइजेशनल ये कल्चरल इवोल्यूशनिज्म का स्कूल। अब इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जो हैं इन्होंने और भी देने की कोशिश करी। इन्होंने दे ट्राई टू गिव लॉजिकल ट्रेंड्स इन वेरियस इवेंट्स ऑफ कल्चर, जैसे मैरिज हो गया। अब इन्होंने मैरिज को उठाया, फिर इन्होंने देखा यार मैरिज किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया है सोसाइटीज में, रिलीजन किस तरह से इवॉल्व किया है। देखो मैरिज का वर्ड एम से स्टार्ट होता है, तो एम से याद रखना मॉर्गन, तो मॉर्गन ने मैरिज को बताया है, ठीक है। और रिलीजन में बाकी 2 भाइयों ने काम किया है, कौन कौन, टाइलर एंड फ्रेजर, ठीक है। रिलीजन में सबसे ज्यादा काम फ्रेजर का है, द गोल्डन बुक किताब 1890, याद है, MRS, मैजिक रिलीजन साइंस, रट्टा मारो। अब मैरिज में मॉर्गन ने ये बोला कि सबसे पहले प्रोमिस्कुअस स्टेज थी, कोई भी किसी के साथ सेक्स कर लेता था, कोई भी किसी के साथ मैरिज नहीं होती थी, मतलब किसी के साथ कोई भी रिलेशन में रह लेता था। उसके बाद क्या हुआ, स्टेज आई पॉलीगैमी, एक आदमी खूब सारी औरतें, ठीक है, एक आदमी खूब सारी औरतों को अपनी वाइफ बना लेता था और उन पे अपनी अथॉरिटी रखता था, ठीक है। या फिर एक औरत खूब सारे आदमी रख लेती थी और उन पे अपनी अथॉरिटी रखती थी, ठीक है, इस तरह की मैरिज। फिर उसके बाद आया मोनोगैमी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोमिस्कुअस स्टेज, फिर बना पॉलीगैमी, फिर बना मोनोगैमी। तो ये एक मैरिज का इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ये मॉर्गन ने समझाया। मॉर्गन मीन्स एम, एम मीन्स मैरिज, इतना याद हुआ। अब रिलीजन में फ्रेजर का काम याद है, फ्रेजर ने गोल्डन बुक किताब दी थी, उसमें बोला था मैजिक से रिलीजन बना, रिलीजन से साइंस बना, ठीक है। और फिर टाइलर ने भी दिया। देखो टाइलर ने प्रोपाउंड किया था कल्चरल इवोल्यूशनिज्म, तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और उसकी किताब का नाम था प्रिमिटिव कल्चर 1871। वहां से कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी निकला है, ठीक है। ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आगे ज्यादा काम किसने किया, फ्रांस बोस ने, अमेरिका वाले, ठीक है, वो बताया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म, इथनोसेंट्रिज्म के एक्चुअल कॉन्सेप्ट दिए, समझाए लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो टाइलर है, टाइलर ने क्या किया, ये समझाया कि रिलीजन किस तरह से अपने आप को डेवलप किया है। सबसे पहले एनिमिज्म था। एनिमिज्म क्या था, नेचुरल चीजों की आप पूजा करते हैं, ठीक है, समझते हैं कि सन में, पेड़ पौधों में, रिवर में, सब में भगवान हैं या फिर आत्माएं हैं, ये समझते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, उनसे अपने जीवन को इन्फ्लुएंस कराते हैं, ठीक है, ये था एनिमिज्म। एनिमिज्म के बाद पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म ये होता है कि खूब सारे देवी देवताओं को मानना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि एक की पूजा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद मोनोथिज्म, आप किसी एक पर्टिकुलर भगवान को मान लीजिए और पूरी लाइफ टाइम उसकी पूजा करिए, तो ये टाइलर ने समझाया। एनिमिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। वेस्टर्न सोसाइटी में ये मोनोथिज्म क्या है, जीसस क्राइस्ट वाला क्रिश्चियनिटी। हमारी सोसाइटी जो इंडिया है बोला जाता है पॉलीथिस्टिक सोसाइटी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता हैं। एनिमिज्म हमारे प्रिमिटिव पीपल यूज करते थे, और ये बोला जाता है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, जो आज की और पहले की भी, वो एनिमिज्म को फॉलो ज्यादा करती रही हैं। इतना क्लियर हुआ? एनिमिज्म कुछ भी हो सकता है, मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो मॉर्गन ने मैरिज में समझाया, टाइलर और फ्रेजर ने रिलीजन में इवोल्यूशनरी ट्रेंड समझाया। इतना क्लियर हुआ? अब ये क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी अगर आई और अगर आपने क्रिटिसिज्म नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहली थ्योरी है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी में होगा। जैसे जैसे आप आगे थ्योरीज में बढ़ेंगे देखते जाएंगे क्रिटिसिज्म कम होता जा रहा है, क्योंकि थ्योरीज जो हैं सोशली एक्सेप्टेबल होती जा रही हैं, ठीक है।
क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो थ्योरीज एकोमोडेट करती जाएंगी इन क्रिटिसिज्म को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म पढ़ लें, क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट। याद रखना जितनी पुरानी थ्योरी होगी ना उतना ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं लिखेंगे तब तक आप आगे की थ्योरीज को बेस कैसे देंगे, ठीक है। सबसे पहले है क्रिटिसिज्म, देवर आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जैसे मैंने बताया बंद कमरे में इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए कुछ थ्योरी बना दी, ग्राउंड रियलिटीज का ज़्यादा यूज नहीं किया, ठीक है। देवर आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दूसरा इथनोसेंट्रिक व्यू, समझाया था मैंने कि अपनी कल्चर को सैचुरेटेड मानते हुए, अपने कल्चर को बेस या फिर सेंट्रल मानते हुए दूसरे कल्चर्स को डिफाइन किया। दे कंसिडर देमसेल्फ एज मोर सिविलाइज्ड देन अदर्स, ठीक है। और इनकी जो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी है, दे आर नॉट एप्लीकेबल इन सम ट्राइबल पॉपुलेशन लाइक अंडमानीज, जो माना जाता है कि आज भी अपर सेवेजरी या मिडिल सेवेजरी के बीच में कहीं झूल रही है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये तीन बड़े मोटे मोटे क्रिटिसिज्म है, आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इथनोसेंट्रिक व्यू और सम ट्राइबल पॉपुलेशन हु आर स्टिल लिविंग विथ अपर और मिडिल सेवेजरी स्टेजेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने ये बोला, इफ द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल इवोल्यूशनिज्म इज यूनिवर्सल, जो इन्होंने कल्चरल इवोल्यूशनिज्म का प्रिंसिपल बनाया है, क्या प्रिंसिपल है? ऑल सोसाइटी पासेस थ्रू फिक्स्ड स्टेजेस इन सीक्वेंस। ऑल सोसाइटी पासेस थ्रू फिक्स्ड स्टेजेस इन सीक्वेंस। हर एक सोसाइटी जो है फिक्स स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में से गुजरेगी, ठीक है, जो 7 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि अगर प्रिंसिपल क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का यूनिवर्सल है, देन इट ऑट टू बी एप्लीकेबल टू ऑल सोसाइटी। सारी सोसाइटी में इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए, केवल वेस्टर्न सोसाइटीज नहीं, नॉन वेस्टर्न की हंटिंग सोसाइटीज भी में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। आज की टाइम में जो भी हंटिंग सोसाइटीज हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज आज भी रह रही है ना, कुछ गाँव में, कस्बों में, जो जंगलों में लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। द रियलिटी इज दैट द कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट जो हैं, दे सफर्ड फ्रॉम इथनोसेंट्रिक व्यू, जैसे मैंने बताया। सो दे आर बाइज्ड, और इसीलिए वो बाइज्ड हैं, ये माना जाता है कि वो बाइज्ड हैं। टू शो दैट वेस्टर्न सोसाइटीज विथ मोनोगेमी, मोनोथिज्म एंड राइटिंग वर सुपीरियर टू नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। देखिए रियलिटी ये है, कल्चरल इवोल्यूशनिस्ट जो है इथनोसेंट्रिक व्यू हैं, और इसी कारणवश जो उनकी सोसाइटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मोनोगेमी हो गया, मोनोथिज्म हो गया, राइटिंग हो गया, उसको सुपीरियर मानते हुए उसके फैलाव में, उसकी प्रचार में वो कुछ चीजें ऐसे कर दिए हैं जिससे दूसरे कल्चर्स एक तरह से नेग्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये दर्शाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज यही है कि दे आर इथनोसेंट्रिक, और अगर वेस्टर्न सोसाइटीज में जो चीजें हुई हैं तो जो हंटिंग सोसाइटीज हैं उनमें वो चीजें क्यों नहीं हुई हैं, वो आज ऐसी स्टेज में क्यों रह रहे हैं इतने सालों से। बात समझ में आ रही है? आप तो डेवलप कर गए, पर वो क्यों नहीं डेवलप करे? अगर वो डेवलप नहीं करे हैं तो इसका ये मतलब है आपके जो 7 स्टेजेस हैं वो फेल हो गए हैं, ये समझाने की कोशिश हुई है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो क्रिटिसिज्म समझ में आया, मेरा पूरा पेज पे लिखा गया क्रिटिसिज्म है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और कोई और पॉइंट हो तो जोड़ लेना। तो यहाँ पे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म खत्म हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। मैं इतना मानता हूँ कि ये पॉइंट्स तो आपको लिखने ही चाहिए, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एट मैक्स, ठीक है। अगर इतना लिख दिया तो 10 नंबर कहीं नहीं गए, 10 तो नहीं मिलेंगे, 7-8 ही मिलते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 10 तो मिल ही जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं अगली थ्योरी में।